गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र बीए तृतीय वर्ष, है ना। और ये जो पेपर है वो हम लोग का फर्स्ट पेपर रहेगा और चैप्टर 6। चलिए हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था। उसमें हम लोग देखे थे नातेदारी के परिभाषा देखे थे, है ना, परिचय देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नातेदारी की श्रेणी। ठीक है, कि नातेदारी की कितने श्रेणी होती है। तो देखिए, कहता है कि हम जितने व्यक्तियों से नातेदारी संबंध रखते हैं उनसे हमारी निकटता और घनिष्ठता पूर्णतः समान नहीं होती, है ना। अर्थात हम जितने व्यक्ति से नातेदारी संबंध रखते हैं उसमें सभी के साथ हमारा बहुत अधिक निकटता और घनिष्ठता नहीं होता है ना। कुछ के साथ बहुत अधिक निकटता होती है और कुछ के साथ कम होती है ना। और कुछ के साथ हमारा औपचारिक होता है और कुछ के साथ अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक हमारा रिलेशन वहाँ पे होता है जहाँ हम देखें तो कार्यालय, ऑफिस, है ना, जिससे हम पार्टिकुलर किसी ऑफिशियली वर्क से मिलते हैं और फिर हम अपने कार्य को संपन्न करके वहाँ से फिर हम लोग चले आते हैं। तो वो जो हमारा किसी अधिकारी के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो औपचारिक होता है। लेकिन जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रिलेशन होता है वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, वहाँ पे हम अपना विदाउट कार्य, विदाउट स्वार्थ के हम लोग मिलते हैं, है ना। तो हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनसे हमारा जो संबंध होता है, किसी के साथ घनिष्ठता होती है और किसी के साथ कम घनिष्ठता होती है। ठीक है, कुछ व्यक्ति रक्त अथवा किसी दूसरे आधार से भी जुड़े हुए होते हैं, है ना। जैसे हम देखें तो रक्त आधार से भी जुड़े हुए होते हैं और विवाह आधार से भी होते हैं और एक माध्यम के आधार से भी जुड़े होते हैं। माध्यम का आधार मतलब जैसे हम देखें तो जैसे हमारा मित्र है, तो हमारा मित्र जो है वो नियरेस्ट है, हमारा सबसे नज़दीक है। लेकिन अब मित्र के यदि हम घर जाते हैं या उनके पास जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, है ना। नज़दीकियाँ कम रहेगी, निकटाभिगमन कम होगा, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से बहुत कुछ रिलेशन जो होता है वो आपका माध्यमिक होता है, माध्यम के आधार से। ठीक है, इस दृष्टिकोण से सभी नातेदारी को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ना। अर्थात हम देखें तो रक्त श्रेणी के आधार पे, प्रत्यक्ष के आधार पे, नज़दीकी के आधार पे और घनिष्ठता के आधार पे। तो ऐसे में हम देखें तो और भी बहुत श्रेणियों में हम अपनी नातेदारी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सुविधा के अनुसार हम देखें तो नातेदारी श्रेणी को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में। पहला जो आपका श्रेणी है वो है प्राथमिक, है ना, और द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी। ठीक है, अर्थात जितने भी नातेदारी हैं, जितने भी रिलेशन है, किनशिप है, उन सभी को हम लोग 3 श्रेणियों में मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और नातेदारी की श्रेणियाँ केवल यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, मतलब सिर्फ 3 भी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें 3 होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है आपके चौथी और 5वीं श्रेणी में भी आते हैं। लेकिन 5वीं और चौथी का बहुत अधिक महत्व नहीं होता, अधिक महत्व रहता है आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का। और ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी है, इसका सिद्धांत जो दिए हैं वे हैं आपके मर्डॉक महोदय। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जनजातियों का अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने इस 3 श्रेणियों में डिवाइड किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए हम लोग देखते हैं प्राथमिक नातेदारी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कहता है समूह में अनेक
लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा संबंध प्रत्यक्ष और इतने निकट का होता है कि इन संबंधों के बीच कोई भी दूरी दूसरा व्यक्ति नहीं आता। ठीक है, जो प्राथमिक नातेदारी होती है, प्राइमरी किनशिप होता है, वह हम देखें तो बहुत अधिक प्रत्यक्ष और निकट होता है। ठीक है, इसमें दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा नहीं आता है। ठीक है, दो के बीच में तीसरा नहीं आता है। और इस सिद्धांत को जो है ना, अर्थात जो प्राथमिक नातेदारी, इस बुक में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, दो बेर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखें तो मर्डॉक महोदय जो थे उन्होंने प्राथमिक नातेदारी को 8 संबंधों का उल्लेख किया है। जो प्राथमिक नातेदारी है वो आपका 8 संबंध है। कौन कौन है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो इसमें आपके आते हैं पति पत्नी, ठीक है, पिता पुत्री, पिता पुत्र, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन तथा बहन बहन। ठीक है, तो ये जो आपका नातेदारी है ये 8 प्रकार के है ना। तो ये 8 प्रकार का जो नातेदारी है ये हम देखें तो बहुत अधिक निकट होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ पे एक रिलेशन ऐसा है जो विवाह के माध्यम से होता है और बाकी जितने भी हैं वो आपके रक्त के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पति पत्नी का जो रिलेशन है ना, जो नातेदारी है, वो आपका विवाह के आधार पे है। बाकी जितने भी रिलेशन है, जैसे हम देखें तो पिता पुत्र है, पिता पुत्री है, माता पुत्र है, माता पुत्री है, भाई भाई है, भाई बहन है, बहन बहन है ना। तो ये जो रिलेशन है ये आपके रक्त संबंध से। ठीक है, तो एक अपवाद में सिर्फ आपका पति पत्नी का जो रिलेशन है वही एक सिर्फ विवाह से है, बाकी आपका साथ जो रिलेशन है वो आपका रक्त संबंध से है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और भी स्पष्ट करते हैं, है ना। उदाहरण के आधार पर हम देखें तो प्राथमिक नातेदारी के बीच न केवल अत्यधिक निकट का और प्रत्यक्ष संबंध होता है ना। जो प्राथमिक नातेदारी होता है वो क्या होता है, आपका बहुत अधिक निकट होता है और प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो प्राथमिक नातेदारी कौन कौन हुए, प्राथमिक नातेदारी जो है हम देखें तो पति पत्नी हुए, पिता पुत्र हुए, है ना, पिता पुत्री हुए, माता पुत्र है, माता पुत्री है, भाई भाई है, भाई बहन है और बहन बहन है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो प्राथमिक नातेदारी 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये बहुत अधिक नियरेस्ट होते हैं, मतलब क्लोजली होते हैं, बहुत अधिक घनिष्ठ होते हैं, है ना। चाह कर भी ये रिलेशन अलग अलग नहीं हो सकती, है ना। एक जगह पे ही अलग अलग रहना वो अलग बात होती है, लेकिन ये आपस में अलग नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीयक नातेदारी। तो द्वितीयक नातेदारी में देखिए क्या कहता है कि वे सभी व्यक्ति जो प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंध हैं उन्हें द्वितीयक नातेदारी कहा जाता है। ठीक है, वे सभी व्यक्ति जो प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंध हैं लेकिन उन्हें द्वितीयक नातेदारी कहा जाता है। समझ में नहीं आया होगा, चलिए पुनः समझते हैं, है ना। अर्थात देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अर्थात आप और आपके पिताजी, ठीक है, आप और आपके पिताजी जो हैं वो क्या हुए, प्राथमिक नातेदार हुए। लेकिन आप और आपके दादाजी, ठीक है, एक गैप हुआ, है ना। मतलब आपका रिलेशन और जो आपके दादा के रिलेशन जो है वो आपका द्वितीयक नातेदारी में होगा। कैसे होगा, जैसे प्राथमिक नातेदारी क्या हुआ कि आप और आपके पिताजी, तो ये प्राथमिक नातेदारी हुए, है ना। अर्थात प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंध हैं और उन्हीं को हम लोग द्वितीयक नातेदारी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात प्राथमिक जो होते हैं वो आपके द्वितीयक नातेदारी होंगे। जैसे हम, है ना, मतलब हम और हमारे पिताजी क्या हुए, ये प्राथमिक नातेदारी हुआ। लेकिन जो हमारे पिताजी के जो पिताजी हुए, है ना, मतलब मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी, हम लोग आपस में क्या हुए, प्राथमिक हुए। लेकिन हम खुद सेल्फ
देखें तो वहाँ पे क्या होंगे, हम द्वितीयक नातेदारी में होंगे। ठीक है, अर्थात हम और हमारे जो दादाजी का जो रिलेशन होगा दोनों बीच का, वो रिलेशन जो है आपका द्वितीयक नातेदारी कहलाएगा, सेकेंडरी किनशिप। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम देखें तो चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, बुआ होती है, मामा, नानी, है ना, नाना, बहनोई, भाई, है ना, भाई की पत्नी आदि भी हमारे द्वितीयक नातेदारी होते हैं, है ना। बुआ जानते हैं ना, बुआ, ठीक है, बुआ बोले तो फुआ को बोलते हैं। जो हम देखें तो जो हमारे पिताजी हैं, पिताजी और पिताजी के बहन, तो हमारा रिलेशन क्या होगा उनके साथ, उनका बुआ का। तो जो हमारी बुआ होगी ना वो द्वितीयक नातेदारी कहलाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखें तो हमारा संबंध अपने पिता, माँ, भाई अथवा बहन के कारण ही इस प्रकार पत्नी हमारे लिए प्राथमिक संबंधी है ना। मतलब जो हमारे रिलेशन के हैं, जैसे हमारे माँ, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी पत्नी, ठीक है, ये हमारी प्राथमिक होगी। लेकिन अब हमारे पिता के भाई वो हमारे लिए द्वितीयक हो जाएंगे, है ना। हमारे माँ के भाई द्वितीयक नातेदारी में आएंगे। ठीक है, और यदि हमारे पत्नी के जो प्राथमिक संबंधी हैं वे हमारे द्वितीयक नातेदारी माने जाएंगे। अर्थात हमारे जो पत्नी के भाई बहन, उनकी माँ, उनके पिता, वो हमारे लिए द्वितीयक नातेदारी में आएंगे। ठीक है, विभिन्न आधारों पर स्थापित द्वितीय नातेदारी की संख्या मर्डॉक ने 33 बताई है ना। प्राथमिक नातेदारी में कितने था, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो द्वितीयक नातेदारी की जो संख्या है वो आपका 33 बताया गया है ना। किसने बताया, तो मर्डॉक महोदय ने। ठीक है, यह संख्या विभिन्न समाजों में इससे कम या अधिक हो सकती है, लेकिन इसे निर्धारण का आधार सभी समाजों में समान है। ठीक है, तृतीयक नातेदारी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तृतीयक नातेदारी देखिए, तृतीयक नातेदारी क्या कहता है, जो लोग हमारे द्वितीयक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी होते हैं हम अपना तृतीयक नातेदारी कहते हैं, है ना। जो लोग हमारे द्वितीयक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी होते हैं हम अपनी तृतीयक नातेदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हमारी बहन का पति अर्थात मेरा जीजा, बहनोई, है ना, वो हमारे लिए क्या है, तृतीयक नातेदारी। लेकिन हमारी बहन जो है, हम और हमारी बहन क्या है, प्राथमिक हुए। ठीक है, और जो बहन के जो पति है वो द्वितीयक हुआ, है ना। लेकिन जो बहनोई की जो माता, पिता, भाई, बहन जो है वो हमारे लिए तृतीयक नातेदारी कहलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम देखें तो प्राथमिक संबंध होने के कारण यह सभी हमारे तृतीयक नातेदारी हो जाएंगे। इसी प्रकार पिता तथा माता के सभी बहनें हमें द्वितीयक नातेदारी होंगे, जबकि बहन के जो बच्चे होंगे, है ना, मतलब कि जो हमारी माँ हुई, माँ की जो बहन है या उनके भाई, तो उनके भाई या बहन के जो बच्चे होंगे, मतलब उनके लड़के और लड़कियाँ जो होंगे वे तृतीयक नातेदारी कहलाएंगे, है ना। मतलब कि बुआ हो गए और मौसी हो गई या मामा हो गए, तो मामा के जो बेटे होंगे ना या बेटी होंगे वे हमारे तृतीयक नातेदारी में आएंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम देखें तो सभी फुफेरे तथा ममेरे भाई बहन एक दूसरे के तृतीयक नातेदारी होते हैं, है ना। अर्थात जो हमारे फुआ हैं, ठीक है, या मामा के बच्चे हैं वे हमारे लिए तृतीयक नातेदारी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तृतीयक नातेदारी से प्राथमिक संबंधी हमारे लिए चतुर्थ श्रेणी के नातेदारी होंगे, जबकि चौथे तृतीयक नातेदारी से प्राथमिक संबंध हमारे लिए चौथी श्रेणी के नातेदारी होंगे, जबकि चौथे श्रेणी के नातेदारी प्राथमिक संबंधी हमारे लिए पांचवी श्रेणी के नातेदारी कहे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार नातेदारी श्रेणी का कितना ही विस्तार किया जा सकता है
है ना। इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्राथमिक नातेदारी की संख्या सबसे कम होती है और द्वितीयक नातेदारी की उससे अधिक, तथा जैसे जैसे नातेदारी श्रेणी की दूरी बढ़ती जाती है उसमें संबंधित नातेदारी की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नातेदारी की संज्ञाएं। ठीक है, अर्थात मानवशास्त्रीय अध्ययनों में इस तथ्य पर बहुत अधिक बल दिया गया कि हमारे श्रेणी के नातेदारी को संबंध करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे अध्ययनों के पीछे मानवशास्त्रियों का विश्वास है कि नातेदारी संबंधों के द्वारा ही हम आदिम समाजों में पाई जाने वाले सामाजिक व्यवस्था को प्राचीन रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, अर्थात कहता है कि अंतर्व्यक्तिक संबंधों की प्रकृति को समझा जा सकता है किसके माध्यम से? नातेदारी संज्ञा के माध्यम से। ठीक है, तो नातेदारी की संज्ञा क्या है इसके हम लोग देखते हैं। तो इसको परिभाषित करते हुए मजुमदार महोदय कहते हैं कि नातेदारी संज्ञाएं वे संबोधन है जिनका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों की नातेदारी को संबोधित करने के लिए किया जाता है ना। मतलब कि कोई एक शब्द जिससे हम बहुत सारे लोगों को पुकारते हैं। ठीक है, मॉर्गन महोदय जो थे उन्होंने अमेरिका के इराक्यूस जनजाति का अध्ययन करके नातेदारी संज्ञा के महत्व को स्पष्ट किया। तो ऐसे विवेचन को मानव शास्त्र अध्ययनों में बहुत उपयोगी समझा जाने लगा। ठीक है, जब मार्कुस इराक्यूस है ना, इराक्यूस जनजाति का जब अध्ययन किए तो उन्होंने वहाँ पे देखा गया कि नातेदारी संज्ञाओं का बहुत अधिक महत्व है ना। नातेदारी संज्ञा का महत्व अर्थात जैसे एक शब्द से बहुत सारे लोगों को संबोधित करना। ठीक है, नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत नातेदारी संज्ञाओं के महत्व को समझने से पहले इसे विभिन्न रूपों को समझना अति आवश्यक है। मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया है। पहला किया उन्होंने वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा और दूसरा विशेषीकृत नातेदारी संज्ञा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा क्या होती है। तो वर्गीकृत नातेदारी के अंतर्गत जो है आपका अनेक नातेदारी ऐसे हैं जिसे हम एक ही संज्ञा अथवा समान शब्द से संबोधित करते हैं, है ना। मतलब कि एक शब्द से बहुत सारे लोगों को हम लोग संबोधित करते हैं। संबोधित मतलब उनको सम्मानीय शब्द से पुकारते हैं। ठीक है, मॉर्गन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के इराक्यूस जनजाति में जिन शब्दों से पिता को संबोधित किया जाता है उसी शब्द से पिता के भाई और माता के भाई को भी संबोधित करने का प्रचलन है ना। अर्थात यदि हम पिता कहते हैं तो पिता जिसने हमें जन्म दिया उसके साथ साथ जो हमारे माँ के जो भाई है ना उसको भी हम लोग पिता कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये हम देखें तो अमेरिका के इराक्यूस जनजाति में ये संबोधन पाई जाती है। ठीक है, अमेरिका को जो इराक्यूस जनजाति है वहाँ पे अपने पिता को तो पिता कहते ही हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन जो माँ के भाई हुए ना उनको भी वे लोग पिता कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जिस शब्द से माँ को संबोधित किया जाता है वही शब्द माँ के बहन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अर्थात जिस शब्द से जैसे हम लोग देखे थे माँ कहते हैं, है ना, जिसने हमें जन्म दी है ना, जो हमारी जननी है उसको हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। तो इराक्यूस जनजाति में जो था आपका माँ की जो बहन है ना जिसको हम लोग मौसी बोलते हैं, उस मौसी को भी इराक्यूस जनजाति में माँ ही बोला जाता है। ठीक है, एक ही संज्ञा अथवा संबोधित किया जाता है ना। एक वर्ग के अनेक लोगों के संबोधित किया जाता है, तब ऐसे संबंध संज्ञा को ही वर्गीकृत संज्ञा कहते हैं। विभिन्न जनजातियों में वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं का उपयोग प्रचुरता के साथ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो सेमी नागा है ना, सेमी नागा में जो है अजा शब्द का प्रयोग माँ के अतिरिक्त चाची, ताई और मौसी के लिए भी की जाती है ना, सेमी नागा। ठीक है, सेमी नागा जो जनजाति हैं उनमें अजा है ना, अजा शब्द जो है माँ के अलावे हम
माँ ही बोलते हैं किसको, चाची को, ताई को और मौसी को भी बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो अपू शब्द, अपू जो शब्द है किस में, सेमी नागा में हो, है ना। तो अपू किसको बोलते हैं, पिता को, लेकिन चाचा को भी बोलते हैं, ताऊ को भी बोलते हैं और मौसा को भी बोलते हैं अपू। ठीक है। वास्तव में वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा केवल समान वर्ग के लोगों के लिए ही प्रयुक्त नहीं होती, बल्कि कभी कभी विभिन्न पीढ़ियों और विभिन्न लोगों के व्यक्तियों को सभी समान नातेदारी संज्ञा से ही संबोधित करने का प्रचलन पाया जाता है। ठीक है। और भी देखते हैं तो एक कुकी जनजाति है। कुकी जनजाति जो है उसमें हम देखें तो हेपू शब्द है। हेपू शब्द जो है आपका, हेपू जो शब्द है वो आपको, हेपू शब्द से हम लोग दादा, नाना, ससुर को भी संबोधित करते हैं। ठीक है। और सिर्फ दादा, नाना, ससुर को ही नहीं, बल्कि हम देखें तो ममेरे भाई, साले और भतीजों को भी इस शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, हेपू। ठीक है। दूसरी ओर हम देखें तो अंगामी नागा में जो है, ठीक है, एक शब्द है आपका बुरी। ठीक है। तो बुरी में हम देखें तो बड़े भाई को संबोधित किया जाता है और इसके अलावा हम देखें तो पत्नी की बहन, चाची और ताई के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। और कुछ आधार में भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो है ना आपका वर्गीकृत नातेदारी है, मतलब कि एक शब्द से हम बहुत सारे लोगों को पुकार सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द को जैसे हम लोग देखें तो चाचा, है ना, जो चाचा होते हैं हमारे मतलब हम लोग में, है ना, जातियों में, तो चाचा से हम लोग बहुत सारे लोगों को संबोधित कर देते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम जनजातियों में देखें तो अपू है ना, फिर हेपू है, ठीक है, बुरी है। तो इस तरह के जो शब्द हैं बहुत सारे लोगों को संबोधित एक साथ कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं। विशिष्ट में देखिए मजूमदार का कथन है कि ऐसे संज्ञाएं वास्तविक संबंध को सूचित करता है ना, जो वास्तविक हो, जो रियल हो, है ना। जैसे पिता, जो हमें जन्म दिया उसको पिता कहेंगे, है ना, जो उसने हमें जन्म दिया माँ कहेंगे। ठीक है। मतलब पार्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ जिसका हमारा संबंध होता है ना, उसी संबंध से हम लोग उनको संबोधित करते हैं। ठीक है। जैसे हम देखें तो माँ, पिता तथा पत्नी आदि ऐसे संज्ञा है जिनका प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है ना। अर्थात हमें केवल हम उसी व्यक्ति को पिता की संबोधित करते हैं जिसने हमें जन्म दिया है, और उसी स्त्री को हम पत्नी कहते हैं जिससे हमारा विवाह हुआ है ना। और किसी के साथ तो कह नहीं सकते, यदि ऐसा कहेंगे तो फिर थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या होगा, है ना। तो हम पत्नी उसी को कहते हैं जिसके साथ हमारी विवाह हुई होती है ना। और हम माँ और पिता उन्हीं को कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया है। ठीक है। तो ऐसे जो रिलेशन होता है वो आपका वास्तविक होता है, समझ रहे ना। एक विशेष संज्ञा केवल एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है ना। अर्थात एक व्यक्ति के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आपका विशिष्ट नातेदारी संज्ञा के रूप में जानी जाती है। ठीक है। तो वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा तथा विशिष्ट नातेदारी संज्ञा के उपयुक्त प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि अनेक आधारभूत अंतर है ना, और कुछ प्रमुख भिन्नताओं को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। ठीक है। वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं के द्वारा एक वर्ग के अनेक व्यक्तियों को समान मानते हुए उन्हें एक ही शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है। जबकि विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं व्यक्तिक होती है। ठीक है। वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं के अंतर्गत कभी कभी पीढ़ियों तथा लिंगों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। कभी कभी आयु में बहुत बड़े और छोटे व्यक्तियों के लिए भी स्त्री तथा पुरुष नातेदारी के लिए भी समान संज्ञा का ही प्रयोग कर दी जाती है। इस प्रकार ऐसी संज्ञाएं अपनी प्रकृति से सामान्यीकृत होती
है ना। विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं इस अर्थ में विशिष्ट है कि एक विशेष संज्ञा का प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए की जाती है ना। अर्थात विशेष संज्ञा का मतलब हुआ कि एक विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष शब्द का संबोधित करना ही विशेष नातेदारी संज्ञा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि विशिष्ट वर्ग के लिए प्रति अधिक घनिष्ठता और अपनत्व के प्रदर्शित किया जा सकता है ना। जो विशिष्ट नातेदारी है उसमें हम बहुत अधिक घनिष्ठता पाई जाती है, मतलब पाया होता है। ठीक है, इसके विपरीत विशिष्ट नातेदारी संज्ञा समाज में उस समय से विद्यमान है जब व्यक्ति का संबंध केवल अपने माता पिता और भाई बहनों तक ही सीमित था, है ना। मतलब कि ये जो आपका विशिष्ट नातेदारी है ना, विशिष्ट नातेदारी संज्ञा उस समय से है जब पार्टिकुलर हम लोग माता पिता भाई बहन जब एक सम्मिलित थे, उस समय जो है ये आपका विशेषीकृत नातेदारी चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे डेवलप करता गया वह धीरे धीरे वर्णनात्मक नातेदारी संज्ञा में आ गए, है ना। अर्थात एक ही शब्द से हम बहुत सारे लोगों को संबोधित कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत इनके अध्ययन का महत्व सर्वमान्य है। मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञा के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसकी सहायता से समाज के विकास के स्तरों को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी जनजाति में जब मानव स्तर की सभी स्त्रियों को किसी एक संज्ञा द्वारा संबोधित की जाती है तो उसे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि आरंभ में जनजाति के समूह विवाह और समूह कामचार की स्थिति रही होगी, है ना। रिवर्स का कथन है कि नातेदारी संज्ञा इस दृष्टिकोण से प्रकार्यात्मक है कि इससे एक विशेष व्यक्ति के प्रति अनेक दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों का अधिकार बोध होता है। उदाहरण के लिए ओरांव व्यक्ति के प्रति अनेक दूसरे जनजाति व्यक्तियों का कर्तव्य अधिकार और बोध होता है। उदाहरण, ठीक है, जनजातियों में बुआ, मामी, मौसी और सास को एक ही शब्द से पुकारा जाता है, वह शब्द है आपका टाची। ठीक है, उरांव में जो है आपका बुआ, मामी, मौसी, सास, उनको एक शब्द, कौन सा शब्द है वो, टाची शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं, है ना। उरांव में एक पुरुष इस सभी नातेदारी स्त्रियों की लड़कियों से विवाह करता है। इस दृष्टिकोण से अनेक संबंधित संज्ञाएं व्यक्ति के अन्य वर्गों के लोगों से स्थापित होने वाले संबंधों के क्षेत्र को स्पष्ट करने में सहायक है। ठीक है, नातेदारी संज्ञा रक्त संबंध तथा विवाह संबंध से इतनी अधिक संबंधित नहीं है जितना कि कुछ व्यक्तियों एक विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा देने से है। क्रोबर महोदय है ना, क्रोबर महोदय जो है उन्होंने बताया कि संबंध संज्ञाएं किसी विशेष अधिकार अथवा कर्तव्य को स्पष्ट नहीं करता। अधिक संभावना यह है कि जनजाति की संस्कृति कम विकसित होने के कारण उनका शब्द भंडार इतनी सीमित रहा हो कि एक ही संज्ञा के द्वारा अनेक लोगों को संबोधित किया जाने लगा। क्रोबर का यह कथन आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन अंतर्व्यक्ति संबंधों से व्यक्ति की प्रकृति को समझने के लिए नातेदारी संज्ञाओं के महत्व को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का अगला टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से समझिए, और जो नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर हम आपको उसका आंसर देंगे। धन्यवाद।